आज का सत्र हम लोग शुरू करते हैं। आज हमारा 4th डे है मिरेकल्स ऑफ मदरहुड बुक वर्कशॉप की। और ये बुक वर्कशॉप इनके लेखक हैं डॉक्टर उषा मैम, और आप हमारे साथ हैं। इस वर्कशॉप की जो पूरी श्रृंखला है, इससे पहले हमने सहेली के बहुत सारे सत्र लिए, और इस सहेली का पूरा लक्ष्य यही है कि कैसे सही ज्ञान गर्भिणी महिलाओं के साथ, जो गर्भवती होना चाहती हैं उनके साथ, या जो महिलाएं इस कार्य में सक्षम होना चाहती हैं उनके साथ सही समझ साझा हम लोग कर पाए। तो चलिए आज के हम सत्र में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं शमशाद मैम को बुलाना चाहूंगी कि वो हम सब लोग का आज का ध्यान करवाएं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सभी को नमस्ते। तो चलिए फ्रेंड्स, हम सब ध्यान की ओर चलते हैं। आप सभी लोग एक आरामदायक स्थिति में बैठ जाइए, यानी सुखासन में बैठ जाइए। पानी पी सकते हैं, चश्मे यदि पहने हो तो उतार दें। अपनी हथेलियों को क्रॉस कर लें और अपनी आंखें बंद कर लें, और आती हुई सांस और जाती हुई सांस पे ध्यान दीजिए।
लास्ट 1 मिनट। थर्टी सेकेंड। धीरे धीरे अपनी फिजिकल बॉडी में वापस आते जाएं। अपनी हथेलियों को खोलते हुए आंखों के ऊपर लाएं। 5, 4, 3, 2, 1, 0। हथेलियों के पीछे ही आंखें खोल लें। सुंदर से मुस्कान के साथ वापस आए। आई लव माई सेल्फ। आई लव यू ऑल। थैंक यू फ्रेंड्स। थैंक यू मास्टर्स, इस ध्यान सत्र में शामिल होने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू शेफाली जी। ओवर टू यू। थैंक यू, थैंक यू। सभी का बहुत बहुत वापस स्वागत है और हमारे साथ सुनीता जी भी जुड़ गई हैं। ग्रेट। नमस्कार सभी को। नमस्ते मैम। तो आज का सत्र अभी हम सुनेंगे ही सुनीता जी से। तो उससे पहले कि हम सुनीता जी से सुनना शुरू करें, आप नर्स हैं और आपने उषा मैम के साथ काम किया है। पूरा जो नेचुरल बर्थिंग जिस प्रकार से किया जाता है, पूरा उसमें भागीदार रहे हैं और अब आप खुद से कर भी रहे हैं। तो उषा मैम, सुनीता जी का प्रेजेंटेशन शुरू करने से पहले वो प्रेगनेंसी की 4 स्लाइड बची थी, तो क्या उसको पूरा करके उसमें चलें क्या? ओके, ठीक है, ठीक है कर लो। जी। तो ठीक है, तो सुनीता जी बस 5 से 6 मिनट उषा मैम का जो बुक है उसमें जो प्रेगनेंसी वाला चैप्टर है अभी हमारा वो चल रहा है, तो बस वो कंप्लीट होके फिर आपको हम आ, सुपुर्द करते हैं आज का मंच। तो कल हमने आखिरी बिंदु जिस पे हमने छोड़ा था कि एक गर्भिणी अपने 9 महीने के समय में अपने बेबी को क्या गिफ्ट दे सकती है। तो आपस में हम लोग की इस विषय पे बात हुई और किताब में भी लिखा हुआ है कि द ग्रेटेस्ट गिफ्ट जो हम अगली जनरेशन को दे सकते हैं वो है कि एक मेडिटेशन करती हुई मदर। तो ये है कि जितना एक गर्भिणी ध्यान करती है उतना जो है उसके हॉर्मोन्स तो बैलेंस होते ही हैं, साथ में मन भी बैलेंस होता है और साथ में इमोशंस भी बैलेंस होते हैं, और हम हायर नॉलेज या जो सही ज्ञान है उसके लिए और हो पाते हैं सक्षम। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। क्या हो जाता है ये? वापस शेयर कर रही हूँ, कुछ दिक्कत आ रही है। हम्म। हम्म।
तो अब हम आगे चलते हैं। जैसा कि कल हमने चर्चा शुरू करी थी कि गर्भावस्था में 3 ट्राइमेस्टर्स होते हैं और 3 3 महीने के प्रत्येक ट्राइमेस्टर होता है। तो पहला ट्राइमेस्टर यानी 12 हफ्ते तक, फिर दूसरा ट्राइमेस्टर यानी 28वें हफ्ते तक, यानी 7वां महीना, और तीसरा ट्राइमेस्टर यानी 9वां महीना, 40th वीक तक। तो पूरी जो प्रेगनेंसी पीरियड है वो 280 दिन की होती है। तो इसमें अलग अलग स्थितियां बनती हैं शरीर में, क्योंकि जैसे जैसे हॉर्मोन्स का फ्लो होता है, जैसे जैसे गर्भस्थ शिशु आगे बढ़ रहा है, उसके सारे ऑर्गन फॉर्मेशन हो रही हैं। तो इन सब के कारण जो है बॉडी में अलग अलग प्रभाव दिखते हैं। तो पहले ट्राइमेस्टर तो मॉर्निंग सिकनेस है जो दिखाई पड़ती है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में सेकेंड ट्राइमेस्टर जो है मोस्टली बहुत स्मूथ रहता है, बहुत जॉयफुल रहता है। उसमें 2 3 चीजें जो ऑब्जर्व होती हैं कि बार बार पेशाब के लिए जाना, और इसी इसी ट्राइमेस्टर में बेबी के मूवमेंट्स फील होते हैं, और कभी कभी पैरों में सूजन भी आती है। लेकिन ये सभी गर्भावस्था के प्राकृत होने पे भी ये चीजें होती हैं। तो इसमें कुछ भी अन्यथा नहीं है कि सूजन क्यों आ गई, कि पेशाब इतना क्यों हो रहा है। तो ये जानने की जरूरत है हम सभी को कि सेकेंड ट्राइमेस्टर में वैसे तो मोस्टली सब बहुत सहज ही चलता है, लेकिन फिर भी फ्रीक्वेंट यूरिनेशन या फिर पैरों में सूजन, ये लक्षण उपस्थित होते हैं। जो तीसरा ट्राइमेस्टर है यानी 7वें महीने से लेके 9वें महीने तक, इसी इन 3 महीने में वेट गेन होना, और जो गर्भाशय है वो अपनी पोजीशन, वो क्योंकि अब बड़ा हो रहा है, क्योंकि बेबी भी अंदर से बड़ा हो रहा है, तो इस कारण से जो गर्भाशय है, जो यूट्रस है, उसकी पोजीशन चेंज होती है। और पोजीशन चेंज होने से जो गर्भाशय है वो ऊपर की तरफ उठता है ना। तो उसकी जो पोजीशन है वो एब्डोमेन में हो जाती है। ये ना किसी कारण से मेरा स्लाइड क्यों रोक दे रहा है, समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, मैं छोटा ही स्लाइड शेयर करती हूँ, आई थिंक दैट वुड बी बेटर। अब हम आगे देखते हैं कि जो गर्भस्थ शिशु है उसके विकास के स्टेप्स कैसे समझे जाते हैं, है ना। स्लाइड कंट्रोल, साइंस स्लाइड कंट्रोल। तो बेसिकली ये है कि जो अंडा था, जो स्त्री अंड होता है, उसका शुक्राणु से फर्टिलाइजेशन होता है। तो फर्टिलाइजेशन के बाद सबसे पहले, जैसा कि ये चित्र में है और हम सभी किताब को देख ही सकते हैं आगे चल के, कि पहले जो है एकदम छोटा सा गोलाकार होता है, और यही इसी को ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। तो इसके अलग अलग नाम होते हैं जैसे जैसे वो आगे आगे बढ़ता है हर हफ्ते में। यही ब्लास्टोसिस्ट आगे बढ़ता है, और फिर जो है 5वें हफ्ते हफ्ते में जो तिल का बीज होता है उतने बराबर उसका साइज होता है, और वहां से वो आगे बढ़ता है, और धीरे धीरे छठे हफ्ते में हाथ तैयार होते हैं जो कि वेब जैसा दिखता है।
और आगे बढ़ते हैं। फिर हाँ, right। फिर 7वें हफ्ते के बाद से अब ये जो जाइगोट था, अब इसको एम्ब्रियो नाम आता है। और अब इसमें और आगे डेवलपमेंट्स होती चली जाती है। जैसे आप देख सकते हैं 8वें हफ्ते में जो बेबी का नर्व सेल है, स्नायु तंत्र का जो बीज रूप प्राण कोशिका है, वो तैयार होने लगती है ना। फिर 12वें हफ्ते में जो आईलिड्स हैं वो ट्रांसपेरेंट रहती हैं, और जो आंखें हैं वो मूव करती है लेकिन वो बंद रहती है। तो इस प्रकार से हर हफ्ते डेवलपमेंट होता चला जाता है, होता चला जाता है। और 16वें हफ्ते में जो बेबी का सिर है वो काफी स्थिर होने लगता है, और जो हार्ट है वो 28 लीटर ऑफ ब्लड को पंप कर पाता है। और वीक 20 टू वीक 36 बहुत सारे परिवर्तन आते हैं, और इसके दौरान जितने भी विकास हैं वो कंप्लीशन की स्टेज पे आते हैं। तो यही कहते हैं कि लगभग 99% जो कुछ भी डेवलपमेंट होना है वो हो चुका है गर्भाशय में। और यदि ऐसे स्थिति में वो बेबी बाहर भी आता है तो वो जिंदा रहने में सक्षम है ना। वीक 38 में बेबी के जो फेफड़े हैं, लंग्स हैं, वो पूरी तरीके से परिपक्व हो चुके होते हैं। और जो बेबी का वजन है वो लगभग 2.9 केजी तक पहुंच जाता है। तो ये 9 महीने के सफर में जो गर्भिणी है उसका वजन लगभग 10 से 12 किलो बढ़ना स्वाभाविक है। तो हमने ऑलरेडी न्यूट्रिशन पे बात कर चुका है कि न्यूट्रिशन एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है गर्भावस्था में, जिसका ध्यान रखने की जरूरत होती है। फिर हम आगे देखते हैं कि जैसे हमने जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में जब पढ़ा तो हमने एक वर्ड सुना था प्लेसेंटा। तो जैसे जैसे बेबी डेवलप होता है गर्भाशय में, तो वैसे ही अंदर एक और ऑर्गन है जो तैयार हो रहा है, जिसका नाम है प्लेसेंटा। और ये प्लेसेंटा ही है जिसके माध्यम से बेबी को सारा पोषण, सारा ऑक्सीजन, सारा प्राण, सारा खून, सारा संचार इसी के माध्यम से बेबी को मिलता है। तो इसको कहते हैं प्लेसेंटा। और ये एक ऐसा जबरदस्त अवयव है जो जैसे जैसे जाइगोट बनता है वैसे वैसे ये प्लेसेंटा भी और परिपक्व होती जाती है। तो ये बेबी को लगातार सारा खान पान, प्राण, सब कुछ सप्लाई करती है। साथ में ही बेबी का जो कुछ भी कार्बन डाइऑक्साइड है, वेस्ट मटेरियल है, वो भी इस नाल के जरिए वापस प्लेसेंटा में जाता है। और इस प्लेसेंटा से वह गर्भाशय के माध्यम से, उसके नसिकाओं के माध्यम से वो गर्भिणी के रक्त में भेज दिया जाता है। तो वहां से फिर मदर के शरीर में वहां से चीजों को प्रोसेस किया जाता है। तो इस प्रकार से ये जो प्लेसेंटा है ये बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा है कि ठीक से बेबी के पास पूरा पोषण व प्राण तत्व पहुंचे। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे बेबी अंदर है ही, माँ के शरीर के अंदर, गर्भाशय के अंदर, तो माँ जो भी विचार महसूस कर रही है, जो भी भावनाएं महसूस कर रही है, उसकी तरंगे भी वहां पहुंच ही रही है। तो आप समझ सकते हैं इस लाइन का क्या मतलब है कि यदि वो चिंता में होगी, बहुत दुख में होगी, विषाद गुण से युक्त होगी, तो ऐसे में उसकी तरंगे बेबी के पोषण पे भी प्रभाव डाले। तो अब हम यहाँ रुकते हैं, और अब हम सुनेंगे सुनीता जी से। तो उषा मैम, आप अगर थोड़ा सा परिचय देना चाहेंगे तो
दीजिएगा। तो हेलो सुनीता। अह, सुनीता डांगी हमारी स्टूडेंट थी पहले तो। फिर जो हमने बर्दिंग सेंटर शुरू किया उसमें इन्होंने 3 साल काम किया, और जितनी वहाँ 4 नर्सेस थी जो पोस्टेड थी, उनमें से सुनीता वॉज द बेस्ट। वो इसलिए कि उनकी जानकारी बहुत बढ़िया, और दूसरा उनका कॉन्फिडेंस। एंड मदर के साथ 1 to 1 काम करते हुए इन्होंने बहुत कुछ सीखा, और अपने आप को बहुत ही वो सुदृढ़ बना दिया नॉलेज से एज वेल एज एक्सपीरियंस, और अपना कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ाया। तो उसके बाद इन्होंने मैं तब वहीं थी नहीं, आई हैड ऑलरेडी लेफ्ट 2019 में। इन्होंने भी छोड़ा और इनको CHO कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का जॉब मिल गया, और फॉर्चुनेटली वो पास में ही मिल गया, कलारिया गांव है। तो हमने वहां जाके इनको विजिट भी किया, इनकी मदर्स को देखा, इनके इनके साथ जो काम करते हैं उनको देखा, मिला। इन्होंने मुझे बुलाया था कि आना आप मिलना उनको। और हमें बड़ी खुशी हुई कि आउट ऑफ हमारी 3 और भी गई थी CHO बनने, उनमें से सुनीता ही ऐसी थी जिसने खूब काम किया, और शुरू में ही इतना बढ़िया काम किया कि पेपर में इनके बारे में आया कि 1 हफ्ते में CHO ने बिना उसके प्राकृतिक तरीके से बहुत अच्छे डिलीवरीज करें। ये सारा इनका पेपर में आया, बिकॉज ये सिर्फ करती ही नहीं थी बल्कि लोगों को बताती भी हैं कि हम ये कर रहे हैं। ये जरूरी होता है कि आपकी विजिबिलिटी आपको बढ़ानी चाहिए, तभी तो लोगों को पता चलेगा कि अच्छा काम करने वाले किस तरह से अपना अच्छा काम करते हैं। तो सुनीता, आई वेलकम यू। मुझे बहुत खुशी है। कल हमने इनको कहा कि हमारे साथ जुड़ो, ये बुक में आप भी अपना योगदान दो, इसलिए कि आज का जो हिस्सा है ना, बेबीज बर्थ, ये बहुत ही टेक्निकल चीज है। तो सुनीता, आप इसको डील करेंगी कि मैंने बुक में क्या लिखा है। एक्चुअली ये बुक का ही है, और उसके बाद आप अपने एक्सपीरियंसेस भी उसमें शेयर करेंगे। तो आइए। थैंक यू। सभी को सुप्रभात। थैंक यू मैम। मैम, मतलब मैं आप सभी से कहना चाहूंगी कि मैम ने जो तारीफ करी है वो तारीफ मेरी नहीं है, वो तारीफ एक मिडवाइफ की है। और मुझे बड़ी खुशी होती है कि मैं वो जरिया हूँ सारी मिडवाइफ का, एक नाम जो हमारा आगे बढ़ रहा है। और मैं जहां भी जाती हूँ मैं यही कोशिश करती हूँ कि हमारी जितनी भी मिडवाइफ्स है, जो जो सेवाएं वो महिलाओं को दे रही है या जो हमारी माताओं को दे रही है, वो आगे बढ़े। क्योंकि काम तो हम सब कर रहे हैं, पर जैसे मैम ने कहा कि विजिबिलिटी की जरूरत है, तो विजिबिलिटी भी होना बहुत जरूरी है। तो बस मैं वो एक जरिया हूँ। तो थैंक यू सो मच मैम। और आपने मुझे आज के इसका हिस्सा बनने का मौका दिया, और उसके लिए भी सॉरी कि थोड़ा मुझे लेट हो गया, इसलिए उसके लिए सॉरी। तो आज का जो मैं सेशन लेने वाली जो हूँ वो है बर्थिंग प्रोसेस का। ठीक है। और ये वाकई बर्थिंग प्रोसेस हमारा आखिरी का जो 5वां चैप्टर है, ये काफी जरूरी होता है। एक जो हमारी माँ होती है, महिला होती है, 9 महीने हम उनको तैयार करते हैं, और जो आखिरी का जो हमारा चरण होता है, वो चरण किस प्रकार से हम सफल बनाते हैं और सरल बनाते हैं। सफल तो बोलेंगे कि 99% सफल तो हो ही जाता है, लेकिन सरल किस तरीके से बना सकते हैं, उसकी कई सारी गतिविधियां होती है, कई सारी प्रक्रिया होती है, जो हम एक मिडवाइफ के रूप में हमारी माता को मदद करते हैं। पहला चरण आता है, इसके अंदर कई प्रकार की एक्सरसाइज आती है। जब माता हमारे पास आती है, जब हम उनको हमारे पास एडमिट करते हैं, और उस दौरान यानी कि जब आखिरी जब उनका टाइमेस्टर चल रहा होता है 37 वीक के बाद, तो हम किस तरीके से उनके प्रसव को और सरल बना सकते हैं, उसके लिए सबसे पहला इसमें हमारा आता है वॉकिंग, यानी कि चलना। वॉक एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है हमारे गर्भ अवस्था का। क्योंकि सबसे पहले अगर हम बात करें तो सुबह की वॉक,
हम सुबह और शाम दोनों वक्त हमारी माताओं को बोलते हैं कि यदि आपके पास समय है तो आप दोनों वक्त वॉक करें, क्योंकि वॉक करने से क्या होता है, सुबह का एक वातावरण होता है वो तो काफी पॉजिटिव वातावरण होता है, क्योंकि नेचर हमारा साथ दे रहा होता है। अभी जैसे हम सुबह अगर उठते हैं तो हर चीज हमारा स्वागत कर रही होती है प्राकृतिक रूप से। तो उस वक्त माताएं जो होती है एक स्ट्रेस फ्री रहती है, और ऑक्सीजन का लेवल भी काफी ज्यादा होता है, तो माँ और बच्चे को मदद करता है। वॉक करने से क्या होता है, जो हमारी पेल्विक फ्लोर है, यहाँ की जो मांसपेशियां होती है, इनको ताकत मिलती है। फिर आता है हमारा सीढ़ियां चढ़ना उतरना, क्लाइंबिंग द स्टेयर्स। हम ये मानते हैं, और हमारी कई सारी स्टडी भी यही मानती है कि यदि हमारी माँ या गर्भवती महिला आखिरी के समय में अगर कुछ सीढ़ियां दिन में उतरती चढ़ती है, तो उससे क्या होता है कि यही जो हमारी पेल्विक मसल्स थी, हमारी जो मांसपेशियां थी थाइस की, कोर मसल्स थी, उसको तो शक्ति मिलती ही है, साथ में जो बच्चा है जो नीचे की तरफ उतर के आता है पूरी गर्भावस्था होने के बाद, जब प्रसव होना होता है, तो उसका रास्ता खुल जाता है। उसको हम बोलते हैं पेल्विक, जो हमारी बोन होती है वो ओपन अप हो जाती है। तो सीढ़ियां चढ़ना उतरना ये एक तरीका होता है जो हम महिलाओं को उस वक्त बताते हैं। साथ में आप देख सकते हैं एक हमारा है बर्थिंग बॉल एक्सरसाइज। बर्थिंग बॉल एक्सरसाइज ये हमारे पूरे शरीर को एक कहना चाहूंगी रिलैक्स कर देती है बर्थिंग बॉल एक्सरसाइज। साथ ही साथ हमारी पेल्विक जो मसल्स है उसको भी मांसपेशियों को भी शक्ति देती है। जब हम महिला को इसके ऊपर जंप करने के लिए बोलते हैं, उस वक्त हमारा बच्चा जो है ग्रेविटी के साथ नीचे की तरफ पुश होता है, तो यानी कि प्रसव का समय भी इससे कम होता है। साथ ही साथ में जो महिला को प्रसव के लिए जो दर्द, उस वक्त जो वेव आती है, कॉन्ट्रेक्शन की वेव हम बोलते हैं, एक लहर जो आती है प्रसव की दर्द की, उसमें काफी ज्यादा उनको रिलीफ मिलता है। फिर आती है इसमें हमारी कुछ बेक मसाज आती है। बेक मसाज भी हमारी जो गर्भवती महिला है, हमारी माता है, उनको काफी मदद करता है इसी दर्द को राहत देने में। और जैसे आप देख सकते हैं इसमें हमारी जो मिडवाइफ है उनका सबसे ज्यादा अच्छा रोल रहता है, और वो उसमें हम लोग क्या करते हैं, चीजों को अच्छे से करते हैं। हमको पता होता है कि हमारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स कहाँ कहाँ हैं जिनको हम दबाएंगे तो उनको इससे रिलीफ मिलेगा, और साथ ही साथ में प्रसव की जो प्रोसेस है वो भी आगे बढ़ती जाएगी। उसके बाद में आता है वातावरण के बारे में। अगर हम बात करेंगे, ये कुछ और है जैसे इसमें बटरफ्लाई हो गया। बटरफ्लाई में हम लोग दोनों पैरों को जोड़ करके, और जो हमारी दोनों पैरों की जो मसल से जितना माँ ऊपर कर सकती है, जितना नीचे कर सकती है, उस प्रकार से हम लोग उनको बटरफ्लाई करने के लिए बोलते हैं। ये भी हमारी पेल्विक फ्लोर की जो मसल्स है उसको मजबूत करने में मदद करते हैं। लंजेस भी आप एक तरफ देख सकते हैं। लंजेस भी एक प्रकार की एक्सरसाइज होती है जिसमें हम माता को सिखाते हैं कि किस प्रकार से लंजेस करना है। लंजेस करने से भी वही होता है कि हमारी पूरी पेल्विक फ्लोर की मसल्स ओपन अप होती है, साथ में इन मांसपेशियों को शक्ति मिलती है। गॉडेस पोज हम बोलते हैं, और एक उसको हम बोलते हैं स्क्वायर गॉडेस पोज। आप देख रहे हैं इसमें स्क्वेटिंग वाला पोज, या फिर अगर हम बिल्कुल हिंदी में कहें तो हमारी जो इंडियन टॉयलेट में जो बैठने की जो इस तरीके की एक जो होती है टेक्निक, ये वाला पोज हमारा बर्थिंग का पोज भी होता है। यानी अगर माँ चाहे तो इस अवस्था में भी प्रसव करवा सकती है, और ये सबसे ज्यादा कन्वीनियंट पोज होता है एक माता के लिए, क्योंकि इस वक्त अ, इस वक्त क्या होता है कि हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है उसकी आखिरी जो बोन होती है वो भी पीछे की तरफ हो जाती है। इस तरीके से पूरा मुंह जो है हमारे पेल्विक मसल फ्लोर का पूरा ओपन अप हो जाता है। अगर हमारी जब अगर हम बैठेंगे पीठ की तरफ लेटे रहेंगे पीठ के बल, तो ये इतना ही हमारा बच्चा जो बोलेंगे ये मसल्स है, बोन है, वो ओपन अप होती है। जगह कम मिलती है एक शिशु को आने के लिए।
बट अगर इस तरह गोडेस पोज, जिसको स्क्वेटिंग पोज बोलते हैं, अगर उसमें बैठेंगे तो पूरा इस तरीके से ओपन हो जाता है, यानी कि उसको पूरा रास्ता मिलेगा आने के लिए। फिर एक तरफ आप देख रहे हैं, इसको केट केमल पोज हम बोलते हैं। केट केमल पोज का एक बहुत अच्छा हम लोगों ने रिजल्ट देखा है कि आखिरी आखिरी के समय क्या होता है कि बच्चे को नॉर्मल प्रसव के लिए, प्राकृतिक प्रसव के लिए सर के बल आना, यानी कि उसको हम सिफेलिक या वर्टेक्स पोजीशन बोलते हैं, यानी माँ के शरीर के बिल्कुल पैरेलल। बट कभी कभी क्या होता है, बच्चा या तो तिरछा होता है या सर ऊपर की तरफ होता है। तो गोडेस पोज में हमने देखा है कि इसको करने से, हमने सोनोग्राफी भी हमारे पास है, इसको करने से वो बच्चा विद इन अ वीक वापस से अपनी पोजीशन ले लेता है, जिसके लिए उसको प्रसव के लिए उसका आना होता है, यानी कि वर्टेक्स पोजीशन। क्योंकि इसमें क्या होता है कि पूरा इस पोज को करने से हमारा शरीर पूरा इस तरीके से ऊपर और पूरा नीचे की तरफ पूरा खुल जाता है, पूरा शरीर खुलता है, तो बच्चे को पूरा जगह मिल जाती है। जबकि आखिरी आखिरी के हमारे जो 37वां जो वीक होता है, उस वक्त इतना जगह नहीं होता है, क्योंकि बच्चे का भी वजन और शारीरिक रूप से विकास हो चुका होता है, तो इतना हमारा बच्चा घूम नहीं पाता है। लेकिन ये पोज करने से हमने काफी महिलाओं में ये रिजल्ट देखे हैं कि बच्चों ने पोज ले चुके हैं। और बाद में एक और बात करूंगी, वही कि हमारी कोर मसल्स होती है डेल्यू फ्लोर, उसको मदद करते हैं। ये भी कुछ इस प्रकार की ही हमारी कुछ है। साथ में हमारे इसमें आती है कीगल एक्सरसाइज। देखने में आता है कि कीगल एक्सरसाइज हम लोग हम सब तो कर ही रहे, बता ही रहे, लेकिन काफी जगह पर कीगल एक्सरसाइज का इतना प्रचलन नहीं है, हमारी माताएं नहीं कर पाती है। और कीगल एक्सरसाइज नहीं करने की वजह से ये देखने में आ रहा है कि जब प्रसव हो जाता है, क्योंकि 9 महीने पेशाब की थैली के ऊपर हमारे बच्चे का वजन रहता है, पेशाब की थैली उतना जो सिकुड़ना और रिलैक्स होना होता है, या हम बोले जो हमारे पेल्विक फ्लोर की जो मांसपेशियां होती है, वो कहीं ना कहीं अपना एक एडाप्ट हो जाती है एक प्रेशर को हमेशा के लिए। अगर हम 9 महीने अगर हमारे हाथ को भी अगर बांध के रखेंगे, तो शायद हो सकता है 9 महीने बाद हम ठीक से हमारे हाथ को भी पूरी तरीके से खोल नहीं पाए। तो सेम उसी प्रकार से हमारे साथ होता है। अगर कीगल एक्सरसाइज महिला करती है या हमारी गर्भवती माता करती है, तो इससे एक फायदा तो ये होता है कि प्रसव के बाद जो यूरिन होना होता है वो आसानी से होता है। कभी कभी क्या होता है कि उनको पता ही नहीं चलता है, यूरिन कंटिन्यू होने लगता है, वो उनका कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, यानी कि पेशाब रोक नहीं पाते यानी कर नहीं पाते हैं। तो कीगल एक्सरसाइज काफी सरल प्रक्रिया होती है। उसमें माता को हम बोलते हैं कि ब्लैडर को खाली करके आ जाए, अपनी कमर के बल लेट जाए, और उसमें हमारी जो पेल्विक मसल्स होती है उनको ऐसे जकड़ के रखे जैसे उन्होंने यूरिन को होल्ड करके रखा है कुछ सेकंड्स के लिए, और फिर उसको रिलीव करें। ये भी हम एक दिन में 2 बार करने के लिए बोलते हैं, 5 से 10 मिनट की प्रक्रिया है। तो ये कुछ एक्सरसाइज होती है। साथ ही साथ में हम यहाँ पर अब आते हैं वातावरण के लिए कि बर्थिंग के लिए हम एक महिला के लिए किस प्रकार का वातावरण बनाते हैं। क्योंकि ये तो हम आ जाते हैं एक्सरसाइज के ऊपर, जो कि हम 9 महीने हमारी माता को हम सिखाते हैं और आखिरी में भी हम मदद कर रहे हैं। अब आती बात वातावरण की, जो एक वातावरण हमारी माँ को मिलना चाहिए, क्या वो मिल पा रहा है? तो बिल्कुल मिलता है, जी हाँ। हम लोग एक फिजिकल वातावरण, यानी कि फिजिकल इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट और न्यूट्रिशनल जो बैलेंस है वो, और कंटिन्यूम ऑफ केयर हम लोग देते हैं। अब बात आती है फिजिकल एनवायरनमेंट की। फिजिकल एनवायरनमेंट में हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास कम से कम 3 कमरे एक उसमें सेंटर में होने होते हैं, जिसके लिए वो स्टेज वाइज होते हैं, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज और थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। यदि हमारी माँ हमारे पास आई है, प्रसव का होना है और अभी उनके बच्चेदानी का मुंह पूरी तरीके से नहीं खुला है, तो उनके लिए हमारे पास एक रूम होना चाहिए। और वो रूम इस तरीके से होना चाहिए कि एक स्पेशियस रूम हमारे पास होता है, उसके जो कोने वगैरह होते हैं वो राउंडेड होते हैं, ज्यादा शार्प नहीं होते हैं। कुछ हैंडल्स भी हम उसमें लगा के रखते हैं कि जब उनको प्रसव के लिए जो पीड़ा होती है, जो दर्द आता है, जो वेव हमारी कॉन्ट्रेक्शन की आती है,
वो उसका सपोर्ट लेकर के स्क्वेटिंग वगैरह कर सकते हैं। फर्नीचर्स भी हम लोग मिनिमम रखते हैं उसके अंदर, ताकि बेवजह कहीं भी बाधा ना डाले, ना हमारी मिडवाइफ के काम में, ना ही हमारी माँ अगर वो मूवमेंट कर रही है तो कोशिश करते हैं कि हमारे पास उस कमरे में एक सीलिंग से लगा हुआ एक रोप होता है और एक चेयर होती है। जब जो हमारी माताएं होती है उनको जब प्रसव की पीड़ा होती है तो वो उसको इस तरीके से हाथों से होल्ड करके, जो डिसेंट डाउन की प्रोसेस वाला जो हम बताते हैं, बियर डाउन जो हम बोलते हैं, वो करने में उनको मदद मिलती है। और उसका वातावरण काफी सूदिंग वातावरण होता है। डार्कन हम कर देते हैं रूम को, क्योंकि ये हम आगे हमारे वेदास में भी लिखा हुआ है, हमारी संस्कृति में भी लिखा हुआ है, और हमने अभी रिसर्च पे भी देखा हुआ है कि अधिकतर प्रसव रात में होते हैं। इवन अगर हम हमारे एनिमल्स की बात करें तो वो भी रात में प्रसव ही करते हैं। उसका एक ये होता है कि रात का जो समय होता है वो काफी शांत वातावरण होता है, और जब अंधेरा होता है तो अंधेरा कहीं ना कहीं हमारी एंजाइटी को भी उस वक्त रिड्यूस करता है, क्योंकि सूदिंग एनवायरनमेंट हमारे पास उस वक्त होता है। तो हम डीम लाइट्स कर देते हैं, और हमारी जो मदर है उस मदर को हम उसके साथ ही रहने के लिए कहते हैं कि ये पूरा शरीर आपका है, इसको महसूस करें। ये जो इतने सुंदर से जो प्रसव के जो वेव आ रही है आपकी, इसको महसूस करें, क्योंकि ये जीवन का ऐसा अनुभव है जो एक महिला को अपने जीवन में कभी ना कभी होता ही है, और ये बहुत सुंदर होता है। क्योंकि जो दर्द हमारे होते हैं शरीर के, उन दर्द से ये अलग एक दर्द होता है। और शायद ये किस्मत से ही हम बोल सकते हैं, किस्मत से एक हमारी जो माँ होती है उसको ये मिलता है, ये रोज रोज नहीं मिलता है। तो ऐसा हम एक रूम और एक ऐसा एनवायरनमेंट, फिजिकल एनवायरनमेंट हम उनके लिए रखते हैं। बात करते हैं सोशल एनवायरनमेंट पे। सोशल एनवायरनमेंट में हमारी जो मिडवाइफ होती है उनका भी जो स्वभाव है वो काफी फ्रेंडली स्वभाव होना रहता है। हम हमारी जो माँ होती है उनको हम काफी अच्छे से वेलकम करते हैं, एक अच्छे से स्माइल के साथ, जैसे आज हमने इस सेशन को की शुरुआत करी है। साथ ही साथ में अगर विजिटर्स को हम थोड़ा मिनिमाइज करते, कम करते हैं, क्योंकि अगर ज्यादा लोग रहेंगे तो वही है कि हमारे जो बर्थिंग प्रोसेस है, जो प्रसव की जो प्रोसेस है, वो कहीं ना कहीं उसमें बाधा डालते हैं ज्यादा लोग अगर हैं। तो कम से कम विजिटर, या वो व्यक्ति जिसको हमारी जो गर्भवती माताएं जो थी उन्होंने उस वक्त चुना था, जब उनका प्रसव का समय आने से पहले, यानी कि गर्भावस्था के दौरान उन्होंने जब चुना था कि हाँ यही व्यक्ति मेरे साथ मेरी आखिरी के वक्त भी रहेगा, चाहे वो उनके पति हो सकते हैं, उनकी सासू माँ हो सकती है, उनकी माँ हो सकती है, और एक खुद एक मिडवाइफ भी हो सकती है। मैं और मेरे साथ में हमारे जो कलीग थे वो हम खुद भी एज ए कंपेन रहे हैं। मैं एक वक्त कुछ कारण से मेरे घर आ गई थी, तो एक माँ जिनको मैंने गर्भावस्था के दौरान अटेंड किया था, उन्होंने मुझे बुलवाया था जब उनका प्रसव था कि मुझे तो मेरी ही मिडवाइफ चाहिए, मैं उन्हीं के साथ कंफर्टेबल हूँ, उनके बिना मैं अपना प्रसव नहीं कर पाऊंगी। तो ये एक सोशल एनवायरनमेंट हम इस तरीके से तैयार करते हैं। बात आती है ईटिंग ड्रिंकिंग वाइल बर्थ, यानी कि न्यूट्रिशन स्टेटस का मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि अगर प्रसव के दौरान हम महिलाओं को जूस वगैरह देते हैं, लेमन लेमन जूस वगैरह देते हैं, टी कॉफीज वगैरह देते हैं, तो इससे क्या रहता है कि शरीर को भी ताकत मिलती है। दर्द रहते हैं तो शरीर की एनर्जी भी चली जाती है। अगर हमारी माँ उस वक्त अगर प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स ले रही हैं तो उनको ताकत मिलती है, वही प्रसव को आगे बढ़ाने में, और शरीर के अंदर भी ऑक्सीजन का लेवल भी या ग्लूकोज का लेवल भी मेंटेन करके रखते हैं। तो हमारा तो ये मानना है कि कहीं कहीं पे हम कहीं देखने में आया है कि महिलाओं को बोल देते हैं कि सिर्फ पानी पीना, घुट घुट, बाकी कुछ मत खाना। हो सकता है किसी भी वक्त आपको ऑपरेशन के लिए लिया जा सकता है। लेकिन जब हमने उनको सामान्य प्रसव के लिए, प्राकृतिक प्रसव के लिए तैयार कर लिया है, जब सब कुछ सही चल रहा है, तो हम क्यों उन्हें रोकें कि हम आपको ऑपरेशन कर सकते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं हमने खुद को, या हमारी जो एक माँ है, हमने उनको कहीं ना कहीं एक डर में, एक झूठ में रखा हुआ है कि हम सिर्फ एक दिखावा कर रहे हैं कि हम आपका प्राकृतिक प्रसव करवा सकते हैं।
ये और एक और बात आती है आखिर में कंटिन्यूम ऑफ केयर की। कंटिन्यूम ऑफ केयर की यही होती है कि जो मिडवाइफ जिन्होंने एंटीनेटल पीरियड के दौरान हमारी माता को रिसीव किया था, हो सके तो वही आखिरी प्रसव के दौरान भी उनको रिसीव करे, क्योंकि उनका एक बॉन्ड ऑफ ट्रस्ट बन जाता है। एक मदर अपनी मिडवाइफ पर ट्रस्ट करती है अगर हो सके। और अगर मान लो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया, तो फिर हमारी जो दूसरी स्टाफ है या तो वो उनको एडमिशन के टाइम अटेंड करे और पूरा हैंड ओवर अच्छे से करके उनको जाए, ताकि हमारी कंटिन्यूम ऑफ केयर जो है वो चलती रहे। ऐसा ना हो कि हमने यहाँ देख लिया और हमारा काम खत्म हो गया और फिर अब आप किसी और के हवाले हमारी मदर को कर दे। तो ये हमारे कुछ 4 प्रोसेस होती हैं। इस पूरी प्रोसेस को हम एज ए बर्थिंग प्रोसेस लेते हैं और ये बहुत ही खूबसूरत जर्नी होती है। इस जर्नी को हमारी मदर एज वेल एज हम बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं। जी मैम। सुनीता जी, एक्चुअली मेरी लाइट चली गई है, तो इस कारण से जो मैं आपको स्लाइड दिखाना अच्छा, चाहती थी। ओके, लाइट अ, नहीं है और इसलिए आप स्लाइड्स नहीं जी। दिखा पा रही हैं। सुनीता, हम आपसे अभी हमारे पास समय है और आप ही आज हमारे एक्सपर्ट हो, तो मैं ये जानना चाहूंगी सब लोगों के लिए कि बर्थ जब करवाते हो आप किन किन, बिल्कुल मतलब वो सेकंड स्टेज में, ड्यूरिंग फर्स्ट स्टेज भी आपने बता दिया ये करते हैं। सेकंड स्टेज जब है, जब बच्चा पैदा होने वाला है, उस वक्त आप लोग क्या करते हैं? मतलब जिससे कि उसका सरलता से नेचुरल बर्थ हो जाए। वो आप जी बताइए। जी मैम। मैम पहले तो हमारे भी कुछ कार्य दायित्व होते हैं एज ए मिडवाइफ। तो वो कार्य दायित्व, पहली चीज तो ये कि हम कोशिश करते हैं कि बार बार एक पीवी एग्जामिनेशन होता है, यानी कि नीचे के रास्ते से हम जांच जो करते हैं वो हम बार बार नहीं करते हैं, क्योंकि हम एज ए मिडवाइफ हम लोग इतने एक्सपर्ट होते हैं या कि और हमारा नॉलेज इतना होता है कि हम महिला के साथ हमारी जो हमारी जो माता है हम उनके साथ कंटिन्यू रहते हैं कि उनको कब किस तरीके से दर्द आ रहे हैं उनके एक्सप्रेशंस क्या हैं। और हम कंटिन्यू जो हमारे जो फिटस है, हमारा जो शिशु है जो माँ के पेट के अंदर है, उसकी धड़कन को भी हम, एक जो हमारा ड्यूरेशन होता है जो हम लेते हैं हर आधे घंटे में, उसको हम सुनते रहते हैं। उससे हम पता करते हैं कि वो कहाँ मिल रहा है, अगर यहाँ है नीचे की तरफ आ रहा है क्योंकि डिसेंट डाउन हो रहा है, बच्चा नीचे की तरफ आ रहा है पूरे प्रसव के दौरान। तो पहली चीज तो हम यही करते हैं कि अननेसेसरी बेवजह बार बार हमारी माँ को हम ये तकलीफ नहीं देते हैं, क्योंकि प्राकृतिक रूप से कहीं ना कहीं उनको प्रसव पीड़ा हो ही रही है। और बार बार नीचे के रास्ते जांच करने से एक तो पीड़ा तो होती ही है, साथ ही साथ में एक इन्फेक्शन जो हम है वो हमारी माँ को दे दे रहे हैं अगर बार बार हम जांच कर रहे हैं। तो पहली चीज तो हम नहीं करते हैं। दूसरा, उस वक्त जब माँ को सबसे ज्यादा एक केयर टेकर की जरूरत होती है, तो हम पूरी तरीके से, पूरी सहजता से और पूरे दिमाग के साथ, पूरे सोल और माइंड के साथ उनके साथ में रहते हैं। मंत्रास जो है वो चैंटिंग मैम कंटिन्यू चलती रहती है। उस वक्त हम जैसे पीठ का मसाज हो गया, एब्डोमेन पे हम लोग जो मसाज करते हैं वो हम लोग उस टाइम पे भी करते हैं। और उनको तुरंत हम यही बोलते रहते हैं कि आप अच्छा कर रहे हैं, आप कर सकते हैं। फिर सेकंड स्टेज लेबर में उनको वो गिव अप ना कर दे, क्योंकि काफी मैम होता है कि काफी टाइम से पेशेंट के घर चल रहे थे, बट सेकंड स्टेज में आकर के हमारी माता क्या होती है, थक जाती है, एग्जॉस्ट हो जाती है और गिव अप कर देती है कि अब मुझसे नहीं हो पा रहा है। तो उनको मोटिवेट हम लोग इस वक्त करते हैं। तीसरी चीज कि अब हमारी जो माता है उनको बोलते हैं जो प्रसव की पोजीशन वो लेना चाहती है। जो सुनीता, शेफाली आपकी आवाज Your voice is not clear, and I think Shefali ji has to हाँ mute. मैम, वो किसी को माइक में बोलना से, हाँ अभी नहीं आएगा। मैम तीसरी चीज ये होती है कि जो हमारी महिला, हमारी जो माताएं हैं, वो जो पोजीशन चाहती है प्रसव के लिए, यदि वो बैठ कर करना चाहती है
जो उकड़ू पोजीशन हम बोलते हैं, और या फिर वो स्क्वेटिंग में करके बैठना चाहती हैं, जो हमारी पोजीशन हमने बताते हैं हम आखिरी के समय में हमारी माताओं को, कि कई तरीके होते हैं, उतने तरीकों से वो कर सकते हैं। हम हमारी मर्जी उन पे नहीं थोपते हैं कि आपको कमर के बल ही लेटना है या पैरों को पूरे टाइम खोल के इस तरीके से लटका के रखना है, ये चीज हम नहीं करते हैं। और हमारे यहाँ 99% ये देखने हमारा रहा है मैम, कि सभी लोगों ने इस तरीके से स्क्वेटिंग पोजीशन में ही अपने जो बच्चे का है वो जन्म किया है, क्योंकि उनको ये पोजीशन सबसे सही लगती है। इसमें अपने दोनों हाथों को आगे की तरफ झुका लेते हैं वो, और इस तरीके से, और ये पीछे का जो हिस्सा है वो इस तरीके से ऊपर की तरफ निकालते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि पूरा पेल्विक जो बोन है वो ओपन अप हो जाती है, शिशु आसानी से आ जाता है। जो डॉक्टर आखिरी में बोलते हैं ना कि सिर की हड्डी बढ़ गई है, कैपुट बन गया है, हड्डी में अटक गया है, नहीं आ पाएगा, ऐसा नहीं होता है। हमारा शरीर ही उस बच्चे को बना रहा है और वो शरीर जानता है कि उस बच्चे को मुझे कितना बड़ा करना है, कितना छोटा करना है, क्या वो मेरे शरीर से बाहर निकल पाएगा। यानी कि अगर हम सबसे अच्छा एग्जाम्पल जानवरों से ले सकते हैं, क्या जानवरों में पहले से पता होता है कि इस जानवर का हमको ऑपरेशन करके बच्चा निकालना पड़ेगा। हम इतने बड़े बड़े जानवर देखते हैं, हाथी है, हमारे गाय है, छोटे छोटे डॉग्स हैं, कितने सारे जानवर होते हैं, वो खुद का प्रसव खुद ही करते हैं, कोई उनकी हड्डी नहीं अटकती है। तो ईश्वर ने हमारे शरीर को ही इस तरीके से बनाया है कि हमारी जो ये हड्डी होती है ये हमारे शरीर के हिसाब से ही बनी होती है। क्या हमारा शिशु, यदि हम आगे चल के एक शिशु को जन्म देते हैं तो वो इससे निकल के अगर अंदर पल रहा है तो ईश्वर की कृपा से वो इसी रास्ते से निकल के आएगा। हम कोई नहीं होते हैं। अच्छा, पहले के वक्त में हम लोग सोनोग्राफीज वगैरह नहीं होती थी। हमारे जब ऋषि मुनि हुआ करते थे, है ना, तो वो उस कैसे पता करते थे कि एक शिशु होने वाला है तो वो किस तरीके से आएगा। जब ऐसा नहीं है, चिकित्सा तो हमारे बहुत हजारों सालों पहले से है हमारे पास। सॉरी वो बार बार आ रहा है। तो उससे था तो यही एक हम लोग हमारी माताओं को समझाते हैं, एक सोनोग्राफी लेकर आ जाते हैं और बोलते हैं मैडम आखिरी का, मैडम सर ने बोला है, डॉक्टर ने कहा है कि आपका प्रसव नहीं हो पाएगा, बच्चा अच्छा खासा बड़ा है, नीचे के रास्ते उतर नहीं पाएगा। नहीं, बिल्कुल गलत है। हमने चौथराम में उसके बाद मैंने हमारे खुद अकेले मैंने हमारे कलारिया सब सेंटर में 3.9 kg तक के बच्चे को नॉर्मल प्रसव करवाया है। उसके फोटोज हमारे पास है। हाँ, हमने थोड़ा सा नीचे नीचे के रास्ते थोड़ा सा रास्ता बनाने के लिए थोड़ा सा जो एपिजियोटमी जो कट हम बोलते हैं वो छोटा सा वो हमने दिया था, क्योंकि जरूरी है, ऐसा नहीं है। हालांकि एपिजियोटमी हम रूटीन प्रोसेस में नहीं लेते हैं, अननेसेसरी में नहीं लगाती हूँ मैं। क्या, मेरे जैसे जितने भी मिडवाइफ्स होते हैं वो नीचे के रास्ते कट नहीं लगाते हैं, क्योंकि एक स्टडी भी है और मैंने खुद भी ये महसूस किया है, खुद भी ये प्रैक्टिस की है कि जब प्रसव के दर्द आते हैं तो बच्चा खुद अपना रास्ता बना के आ रहा है, उसको तो पता ही नहीं है। हमारी सर्वाइकल लेंथ इतनी हमारी उंगली जितनी होती है 3 सेंटीमीटर की। अब बच्चा उस पूरी उतनी लेंथ को, उस पूरी केनाल को एक ऐसे ऐसे आड़ी टेढ़ी बहुत बहुत ही कठिन रास्ता होता है, उस रास्ते को बना के आ रहा है। तो जब वो आखिरी के समय जब आता है तो बार बार आप देखना मेरे हैंड मूवमेंट को, इस तरीके से बार बार यहाँ पुश करता है, फिर पीछे जाता है, फिर पुश करता है। अभी अगर ये इतना सा रास्ता है तो ये ऐसे 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 करके इतना हो जाता है। तो ये हमारी जो पेरिनियम मसल्स होती है पीछे की तरफ पूरी चली जाती है, स्कैप हो जाती है पूरी, ये थिन एक बिल्कुल पतली सी लेयर बस रह जाती है। तो जब वो पतली सी लेयर रह जाती है, सारी मसल्स पीछे चली जाती है, तो हमको कट लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। माइनर से लेसिरेशंस होते हैं, माइनर से टीयर होते हैं, इट इज ओके, हम लास्ट में एक स्टिच लगा सकते हैं। और अगर लेसिरेशंस थे उनमें उनको हमको स्टिच करने की भी जरूरत नहीं है। उस और बस इसमें हम क्या करते हैं, गार्डनिंग करते हैं, पेरिनियम को हमको सपोर्ट करना होता है, वो हम अच्छे से सपोर्ट करते हैं, वो बहुत जरूरी होता है। उसका तरीका एक मिडवाइफ को होना चाहिए कि किस तरीके से पेरिनियम को हम गार्डनिंग कर रहे हैं। फिर जो स्क्वेटिंग वाली पोजीशन जो मैंने बताई वो तो बहुत ही सुंदर प्रोसेस है। उसमें तो हमको पेरिनियम को भी गार्डनिंग करने की जरूरत नहीं है, पेरिनियम खुद को गार्ड कर रहा है। क्योंकि जब हम इस तरीके से बैठे हैं कि स्क्वेट की पोजीशन में बैठे हैं
तो हमारी जो मसल्स है पेरिनियम की, वो सारी की सारी से फोल्ड होकर के पीछे एक जगह एक बैरियर क्रिएट कर लेती है कि भैया आप कितना भी स्ट्रेच कर दो, मैं तो नहीं फटने वाली। देखो मैं तो एक साथ खड़ी हो गई आकर के, आप कैसे 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 अब मैं फटूं। तो फिर ऐसे में क्या होता है, बच्चा खुद ही वो बोलता है कि हाँ ठीक है भैया, मैं मेरा ही रास्ता बना लेता हूँ, थोड़ी सी और स्ट्रेच हो जाऊँ, हाँ स्ट्रेच हो जाऊंगी, ऐसे हो जाऊंगी थोड़ी सी और। मतलब मैं एक बता रही हूँ एक ताकि सब सुने। तो हमको जरूरत भी नहीं होती है ये। एक तो यानी कि माता ने खुद अपना पोजीशन चूज किया, बार बार हमने पीवी एग्जामिनेशन नहीं किया, उसको हम सपोर्ट करते आ रहे हैं कि बहुत अच्छा कर रही है, करते आओ, बच्चा खुद से आ रहा है, ना ही हम कट लगा रहे हैं। और जब बच्चा हमारा आ जाता है तो हम उस बच्चे को हमारी माँ के पेट के ऊपर ही हम उसका प्रसव कराते हैं, और वो पेट के ऊपर हम किसी भी प्रकार का कपड़ा नहीं रखते हैं, क्योंकि पेट के अंदर से आया है, माँ के शरीर को जानता है और उसी शरीर को महसूस करेगा। एक गोल्डन मिनट जो होता है बच्चे के पास होता है, माँ के पास एक गोल्डन आवर होता है। गोल्डन क्यों बोलते हैं? सोना यानी बहुत महंगा है, आज शायद 64,000 रुपए का वो आ गया, कैरेट हो गया है। तो उसी प्रकार से वो एक मिनट बहुत ही महत्वपूर्ण होता है एक शिशु के लिए। जब वो अपनी माँ के चेस्ट पे आता है तो वो उसको लगता है कि मैं यही हूँ, मेरी माँ के पास हूँ, मैं इस तरीके से माँ को पूरा पकड़ लेता है। स्किन टू स्किन कांटेक्ट हम इसको बोलते हैं। फिर ऊपर से बच्चे को भी कपड़े से ढक देते हैं, माँ बच्चे को साथ में। उसके बाद हम जबरदस्ती प्लेसेंटा यानी आंवल नाल को खींच के नहीं निकालते हैं। बच्चा वहां पे क्या करता है, उस एक गोल्डन मिनट में वो क्राई करता है। क्राई करने के बाद हम क्या करते हैं, ब्रेस्ट को ओपन करके रखते हैं थोड़ा सा, ताकि वो उसकी खुशबू ले सके, और वो क्रॉल करने लगता है खुद ही। हम उसको नहीं लगाते हैं कि तुम मिल्क पियो, नहीं, वो खुद क्रॉल करेगा, क्रॉल करके ब्रेस्ट के पास जाएगा और खुद निप्पल को ढूंढ करके सकिंग स्टार्ट कर देता है। हमने ये चीज देखने में आई है कि जो बच्चे आधे घंटे के अंदर, आधे घंटे के अंदर अगर ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट कर देते हैं तो उनका जो रिफ्लेक्ट होते हैं, सकिंग रूटीन रिफ्लेक्ट होते हैं, वो काफी जल्दी से डेवलप होते हैं। और वैसे तो प्रसव के तुरंत बाद ही होना चाहिए, लेकिन हो सकता है हमारी इसमें कोई माता ऐसे जुड़ी है जिनका पहले का कोई एक्सपीरियंस रहा हो कि हमको बच्चों को फीडिंग नहीं करवाई थी, या कहीं कहीं पे होते डॉक्टर्स ले लेते बच्चों को, बोलते नहीं हमको सक्शन करना है, गंदा पानी पी के होगा फिर फीडिंग करवाएंगे। अच्छा, इसका साइंटिफिक क्या है, इसके पीछे लॉजिक क्या है, इसके पीछे साइंस क्या है कि क्यों आधे घंटे के अंदर ही प्रसव के आधे घंटे के अंदर ही हमको बच्चों को जो है स्तनपान कराना है। उसका साइंटिफिक रीजन ये है कि वो जो आखिरी का आधा घंटा होता है, उस वक्त माँ और शिशु बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक रहते हैं। उस वक्त शरीर के अंदर बहुत एनर्जी रहती है। बच्चा भी एकदम से आया है, उसके अंदर भी ग्लूकोज का लेवल अच्छा खासा है, तो बच्चा अच्छे से एनर्जी है, क्योंकि एकदम आया है तो वो अभी अपने आप को प्रोसेस करने में लगा हुआ है, तो बहुत एनर्जी में है। साथ ही साथ में माँ, क्योंकि वो प्रसव हुआ है, शरीर में पूरा जो ताकत है शरीर की एक जगह लग गई है, तो शरीर के अंदर ब्लड सर्कुलेशन भी बहुत ज्यादा हो रहा है। साथ ही साथ में मस्तिष्क भी जागरूक हो रहा है। तो ये एनर्जी बहुत रहती है उस वक्त। उस वक्त जो हमारा मिल्क है, मिल्क भी बहुत जल्दी बनने लग जाता है, मिल्क सिक्रेशन भी बहुत जल्दी हो जाता है। तो बच्चा क्या करता है, वो सकिंग का जो पावर है, वो जो सक करने का है, चाहे उस वक्त हमारी जो माँ है उसके निप्पल बने हो या नहीं बने हो, अगर फ्लैट निप्पल भी है तो भी बच्चा इतना विग्रस सकिंग करता है कि वो फ्लैट निप्पल को भी पकड़ लेगा। अगर अब आधा घंटा हो गया, मान लो हमने शिशु को भी स्तनपान नहीं कराया, अब क्या होता है, अब उसकी एनर्जी डाउन होने लगती है, तो वो क्या करने लगेगा, आधे घंटे के बाद आप देखना वो बच्चा सोने लगता है, वो सो जाएगा। लेकिन अगर आप उसको अगले 8 घंटे तक भी अगर आप फीडिंग नहीं कराओगे, तो भी उसके जो ग्लूकोज का लेवल है इतना है माँ के शरीर का ऑलरेडी, कि वो सरवाइव करेगा 8 घंटे भी, लेकिन वो सोता रहेगा, क्योंकि उसने देख लिया कि मैं तो, मेरी एनर्जी आ रही है अंदर से, तो अपन तो सो जाओ। फिर आप उसको कितना भी चिक पे कान पे कितना भी स्टिमुलेट करो, वो नहीं मिल्क लेगा। अब माँ के साथ क्या होने लगता है ऐसे में, कि शरीर को पता चला है कि बच्चा बाहर आ गया है, तो जल्दी जल्दी से क्या होगा, ऑक्सीटोसिन भी और प्रोलेक्टिन भी अपनी जगह काम करता है और मिल्क बनना शुरू हो जाता है। उस वक्त क्या होता है, मिल्क भरने से अगर फ्लैट निप्पल है
तो ब्रेस्ट क्या होते हैं, हेवी होने लगते हैं आधे घंटे के बाद ही। अब अगर हेवी हो गया तो ये वाला जो हमारा एरियोला वाला पार्ट होता है ये थोड़ा सा कड़क हो जाता है, हार्ड हो जाता है। अगर फ्लैट निप्पल है तो बच्चा उसको ठीक से पकड़ नहीं पाएगा। फिर हमारी जो अधिकतर महिलाओं को जो समस्या सामने आती है वो ये आती है कि शिशु ठीक से स्तनपान नहीं कर पा रहा है, पकड़ नहीं पा रहा है। तो इसको हम हमारी 4th स्टेज ऑफ लेबर बोलते हैं। ये भी बहुत जरूरी है, इसका भी ध्यान देना कि हम सिर्फ नॉर्मल या नेचुरल प्रसव पर ही ध्यान नहीं दे रहे हैं, उसके बाद की जो प्रक्रिया है हम उस पर भी ध्यान दे रहे हैं। मैम मेरी तरफ से इतना ही, ये चीजें हम लोग करते हैं। अगर आपके कुछ सवाल है तो आप मैम पूछिए प्लीज। ऑल्दो हम टाइम से आगे निकल गए हैं, बट इट वाज वंडरफुल। क्या हो रहा है, सुनीता अपने एक्सपीरियंस विद द मदर्स के साथ जो एक्सपीरियंस उस पे बोल रही है, और जी एक एक चीज द वे शी इज एक्सप्लेनिंग, ये वंडरफुल है सुनीता। दिस इज द रीजन मैंने कहा कि आप ही आओ, आप ही इस बात को ज्यादा अच्छे से बता सकते हो। किताबी बात अलग होती है और खुद का एक्सपीरियंस। एक इन्होंने बात बोली, मैं थोड़ा सा और टाइम ले रही हूँ, जो लोगों को रुकना हो रुके, मेरा तो खुद का एक काम है, कोई बात नहीं, आई टेक इट लेटर। शी सेड देयर इज चैंटिंग गोइंग ऑन। आजकल ऐसा हो गया है, जो अच्छे जो इस चीज में सोचते हैं कि हाँ दिस थिंग्स हेल्प, वो अपने वहां पे ओम चैंटिंग या गर्भ संस्कार चैंटिंग वो चलाते रहते हैं। अभी कल भी डॉक्टर तुषार भी बोल रहे थे कि हमने अपने जयपुर का जो हॉस्पिटल है उसमें गायत्री मंत्र चलता रहता है इन दैट रूम, जहाँ बच्चे फर्स्ट स्टेज सेकेंड स्टेज चल रहा है, वहां पूरा गायत्री मंत्र चल रहा है। धीमे धीमे उसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है। देन एज शी सेड कि पोजीशन बहुत वो है, जो ये बता रही हैं कि स्क्वेटिंग पोजीशन में ही सबसे बढ़िया बच्चा अच्छे से बाहर आता है। लेकिन आप देखिए सारे हॉस्पिटल्स में सब लोगों को, सब मदर्स को यूं फ्लैट डाल के रखते हैं, इसीलिए प्रॉब्लम आती है कि बच्चा आराम से नहीं आता है। दूसरी बात है, वो जो एपिजोटमी करते हैं ये बहुत गलत है, बाद में मदर्स को बहुत परेशानी होती है। अगर हम उनको समय दें और वो पोजीशन में बैठे, सुनीता ने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन की कि सारे मसल्स रिसीड हो जाते हैं, पीछे चले जाते हैं, सामने सिर्फ पतला स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। और वो स्ट्रेच बहुत अच्छे से हाथ से डेमो करके दिखाया इन्होंने ट्रूली, बिकॉज इनका एक्सपीरियंस है। इन्होंने मुझे एक दो पिक्स भी भेजी थी कि मदर कैसे बैठी हुई है, स्क्वाट कर रही है एंड बेबी आने वाला है। तो अगर हम ये चीजें इस्तेमाल करते हैं तो उनको हमको कट नहीं देना पड़ेगा, जो बाद में स्टिच करने के बाद उसकी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस रहती हैं, मदर्स बताती हैं, उनके अपने एक्सपीरियंसेस बताती हैं। उसी डर के मारे कई ऐसी मदर्स होती हैं, डर के मारे वो नॉर्मल डिलीवरी नहीं करवाना चाहती हैं। दो चीजें, एक उन्होंने जैसे बोला इनकॉन्टिनेंस होता है, पेशाब का कंट्रोल नहीं है, दूसरा ये पेनफुल पेरिनियम हो जाता है, तो उनको बहुत दिक्कत आती है, उनकी मैरिड लाइफ में भी दिक्कत आती है। तो इसलिए बहुत सारी मदर्स कहती है मेरा तो सिजेरियन हो जाए तो अच्छा है, जबकि वो अच्छा नहीं है, खास करके बच्चे के लिए अच्छा नहीं है। वी विल बी डिस्कसिंग इट सम अदर टाइम। सो सुनीता ने बहुत सारी बातें बताई हैं, एक एक बात बहुत नोट करने लायक है, और आपने इनको वो भी कर रखा है ना, क्या बोलते हो, इसकी यूट्यूब बना रहे हो ना। दैट्स गुड। तो औरों को अब मैंने अपनी तरफ से अपना वो बोला, एंड थैंक यू सो मच। आई एम सो हैप्पी अबाउट सुनीता's प्रेजेंटेशन। बाकी लोग जो पूछना है प्लीज गो अहेड। कोई कुछ पूछना चाहते हैं? शमशाद मैम, नम्रता। Yeah, I'll go. Sunita ji, your explanation was just excellent. Namrata ji, can we have your video on so we can Yeah. see who's talking? Yeah. Yeah. Can you see me? Yeah. Yes ma'am. Yeah. Your explanation was excellent. Like I know very little Hindi, but like I could understand everything what you were saying. Yeah. So Yes ma'am. yeah, I just have a few questions. So, Usha ma'am was mentioning that like we can play some chantings like Om chanting or Gayatri mantra, right? Are there any like more specific things that I can pick one, or anything is fine? There are garb sanskar mantras. Okay.
sometime I'll share that those mantras, those are actually Shakti mantra. So we can share it here to show you. This is the. We Yeah. used to play there in our SWA center. Yeah. And Uh, one more, ma'am. According to their religion, they can chant anything. According their religion. Yes, that's Yeah. right. Chanting of So Chanting of actually what happens is chanting is done by Hindus. I don't know whether other religions also do chanting. So chanting is very good. The chant that mother does, the baby is taking it in. Whatever. Yeah. But Jesus, this thing, if you have anything to, in that line, and that is absorbed by the baby. So baby comes out. One of my girls, she said she used to do Sundarakand. And the baby, the boy now big, little big, and he would Sundarakand bol raha hai. So she said, how do you know this? Kamlesh told. And then he said, oh, I don't know, but I know it. So then she remembered, okay, during my pregnancy, मैं रोज सुंदरकांड करती थी. Yes, So the baby got it, learned it. So this is wonderful. So chanting throughout is helpful. Yeah. Yeah. And are there any specific foods that we can take during the delivery process, or like anything is fine? Should I Sunita. answer? Yeah, ma'am. There is no restriction on any food. See, mother is pregnant. Pregnancy is not a disease, so she can have everything during her antenatal period, but in a limit. Yeah. Or during the last birthing process, we allow her to take the liquid diet, for example, juices, tea, coffee, or any energy boosting drink, whatever she want to drink. There is no specific food like last mein we allow mother to have the dates, ma'am, dates, the khajur, Yes. because they are rich in water content also, rich in energy also, or tasir we will call like their tasir is very warm, so it help to reduce the timing of the birthing process. The dates, मतलब हम लोगों ने देखा है कि खजूर जो है वो प्रसव की जो ड्यूरेशन होती है उसको भी कहीं ना कहीं कम करती है. और एक और चीज मतलब ये देखने को आया होगा आपने कि आजकल रमजान चल रहे हैं, रोजे चल रहे हैं. व्हाई दे यूज टू हैव लाइक खजूर जब वो अपना रोजा ओपन करते हैं, उसके पीछे का भी एक चीज है, क्योंकि जो खजूर होता है उसमें वाटर कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, और जब आप लेते हैं तो आपके पूरे दिन की जो वाटर की जो कमी थी उसको वो पूरा कर देता है. इसलिए हम लोग मदर को बोलते हैं कि लास्ट टाइम खजूर काफी जरूरी होता है, जब उसका थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, जब थर्ड टाइमेस्टर जब ऑलमोस्ट खत्म होने आता है तब. I remember we used to buy and give Yes, keep ma'am. khajur in our Yes, birthing yes, की yes, मदर तो ma'am. कि इसको तो ये एक डब्बे में डाल के रख लो Yes, और yes. इनको दे दो. It gives instant energy. It has sugar and all minerals and everything, and then she can just go on munching it when she's going through the labor process. She can munch it. So this dates are very good. Yeah. Thank you reminding. Yeah, Sunita ने remind करवाया. Good. Yeah. Thank you, Just ma'am. one last thing. You have given the importance of early morning walks. So can an expecting mother do this like from day one, from the first month, or are there any restrictions? No, ma'am. There is no restriction. No, even in a high risk pregnancy, also walking is very good. Okay. Yeah. If mother is having her baby through IVF, it is also good. No restrictions. See, Okay. we all are walking whole day. Yes. So is there any restriction? Restriction वहाँ होते हैं जिनके लिम्ब
या तो एम्पुटेट हो गए हो या फिर ब्रेक हो गए हो। सी ये अगर ब्रेक है तो बिल्कुल रेस्ट देना पड़ेगा 1 महीने के लिए, अदरवाइज आपकी फोन जो है वो नहीं जुड़ेगी। सो देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। Yeah, Good. got it. Okay. Yeah, Hmm. my answers. Thank you. Thank you, Namrata. You ask good questions. And you are from which place? I'm from Telangana, native, Okay. but yeah, I'm in US right now. Now, okay. So you have joined us from US. Great. Yes. How Yes. did you get to know this about this? Oh, I'll be in touch with Shefali ji very constantly. Okay. Like I know her from past 1 year. Okay. Okay. Thank you. Thank you, Namrata. Yeah, thank you. Anybody else? Or we? मैम एक 30 सेकेंड कल का हाँ, लास्ट बोलो। कहीं से मेरे पास आपसे मैंने आपको कहा था कि मैं घर आई हूँ, मैं ट्रेवलिंग कर रही थी और शायद इसलिए रात को बहुत थक गई थी, तो थोड़ा सा सुबह उठने में भी लेट हो गया। तो कल मुझे एक कॉल आया कि मैम हमने कहीं से आपका नंबर लिया है, एक सोनोग्राफी आपको भेजी, क्या आप देख के बता सकते हैं इसमें क्या दिक्कत है? मैंने देखा है, एवरीथिंग वाज गुड, सोनोग्राफी वाज ओके। सो आई सेड कि इसमें तो कोई भी दिक्कत नहीं है, गले में एक कोड राउंड नेक है, सो ओके ये तो नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। मैम मेरा 37 वीक चल रहा है, डॉक्टर ने कहा है आज ही एडमिट हो जाओ, ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैंने बोला व्हाई? तो शी सेड आई एम अ प्राइमी मदर और आई एम जस्ट रनिंग माय 37 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी एंड दे सेड वी हैव टू do LACS immediately, otherwise your baby will go into distress or will take some dirty water inside the womb or you will may go into the shock। oh my god but everything is okay। so मैंने उसको कहा कि ओके मंडे को मैं वापस अपना ड्यूटी ज्वाइन कर लूंगी, आप एक बार मेरे से आके मिले, आपको अभी से आप सबसे पहले अपना डॉक्टर चेंज करें। मैंने उनको कहा कि जो जो चीज प्रॉब्लम देती है उसको हमको बदल देना चाहिए। अगर स्ट्रेस प्रॉब्लम दे रहा है तो स्ट्रेस को थ्रोन आउट कर दो, फेंक दो। जो चीज डॉक्टर्स बोलते हैं ना स्टे अवे फ्रॉम स्ट्रेस, तो ये आपके लिए स्ट्रेस हो गया तो स्टे अवे फ्रॉम दिस डॉक्टर। एक्चुअली हाँ सी मैं डॉक्टर्स की बुराई नहीं कर रही हूँ, मुझे ऐसा नहीं है। लाइट आ गई है, देखा मैंने सही कहा, लाइट भी आ गई तो मैंने कहा कि नहीं बड़े गलत है, उसका यूएसजी ओके कुछ भी नहीं है, बेबी का वेट 3.2 kg है, अभी तो उसके बच्चे को वेट गेन करना है, लाइकर उसका 9 सेंटीमीटर है और प्लेसेंटा का जो डिग्री है वो भी नॉर्मल है, एवरीथिंग इज ओके, फिर क्यों ऑपरेशन करना है? शी इज प्राइमी मदर, उसको मे भी हो सकता है कि इन फ्यूचर उसको सेकंड बेबी पे प्लान करना होगा। तो मैम उसको कल मैंने रास्ते में थोड़ा सा उसका ट्रस्ट गेन किया है और उसने कहा कि ठीक है मैम मैं अभी हम लोग एडमिट नहीं होंगे, अश्योर करा है। उन्होंने बोला कि कहीं से आपके बारे में सुना था तभी मैंने आपको कांटेक्ट किया, कहीं से आपके नंबर लिए और मेरा इतना मुझे आपसे बात करके इतना लाइट फील हो रहा है, मेरी पूरी फैमिली में मतलब मेरे इन लॉज भी रो रहे हैं, हम सब रो रहे थे और आज सुबह से हमने किसी ने खाना नहीं खाया। Hats off to you. I'm telling you, ऐसी ऐसी मिडवाइफ्स की जरूरत है हमें, जिनको ज्ञान होता है, नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, विजडम है, इंट्यूशन है। 3 चीजें बोलते थे, आज 4 चीजें बोल रही हूँ। ऐसी मिडवाइफ्स की जरूरत है जो लोगों को सही गाइड करें। एंड देखिए, लोगों को विश्वास होता है कि दिस पर्सन इज गोइंग टू हेल्प मी इन द राइट डायरेक्शन, एंड उन्होंने इसने उसको बोल दिया कि कुछ भी गॉड अराउंड द नेक इज नथिंग, नथिंग, अपने आप ठीक हो जाती है। नहीं भी हो तो हम उसके साथ भी बेबी को, हमने बहुत बेबीज ऐसे पैदा किए हैं, करवाए हैं मदर से, जो हो जाता है, ये नहीं है। एंड पीपल आर मिसगाइडेड, दैट इज ट्रबल एवरीवेयर। I mean, by obstetrician, they are misguided. इस चीज के, that is the reason why we have so many cesareans. And as she said, she wants to have another baby. For that, again, a problem. One cesarean means always a cesarean. And there are complications also. हाँ, सो सुनीता, अभी आप अपना करो जो कर रहे हैं। आज का लेक्चर आपका बहुत अच्छा था, मुझे नहीं लगता हमारे पास इतना समय है कि हम और वो करें।
But so we would like her to have sometime again in future to talk to us, because she gives us her own first-hand experience with the mothers. thank you ठीक so है? much. चलो, जी मैम। thank you so much बेटा, और I will be inviting you to look at our center also. जी मैम, ठीक है? बिल्कुल मैम। Come back. तो बहुत 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 धन्यवाद आप आज जुड़ पाए। ये जो पूरी यात्रा है कि हम पूरे चीज को सही सही समझ के साथ सुन पाए। सही बातें तो हम सुन रहे हैं, सही बातों के साथ अनुभव भी जुड़ गया। और यहाँ पे नम्रता भी है, यहाँ पे एक मेघा गुप्ता जी हैं, रुचिका है, शमशाद मैम है, रजनी जी है, निशा जी है। इनमें से बहुत सारे लोग आगे चल के दूल्हा भी बनने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि सुनीता जी, मुझे लगता है कि महीने में एक वीकेंड हम आपका जरूर लेते जाएंगे, जिससे कि आप हमको धीरे धीरे सारी बातों से अवगत कराते जाएं और हम इस यात्रा में हम भी आगे बढ़ पाए। जी मैम, बिल्कुल मुझे खुशी होगी, क्योंकि मैंने जो कुछ भी सीखा है उषा मैम से सीखा है, और मैं आज जो भी हूँ मैं सब उनके आशीर्वाद से और उन्हीं की मेहनत की वजह से यहाँ पर हूँ मैम। और गुरु जो सिखाता है, शिष्य उसको आगे लेके जाता है, तभी वो शिष्य अच्छा शिष्य, अन्यथा वो अच्छा शिष्य नहीं है। Yes, yes, yes. You बहुत are, she's बढ़िया। the best शिष्य, मेरी सबसे अच्छी शिष्य in this area, in this area. Good. बहुत बहुत धन्यवाद शमशाद मैम, रजनी जी। जस्ट 30 सेकंड में अगर आपको कुछ भी अपना टेक अवे बताएंगे तो सुनीता जी को भी बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, रुचिका जी, मेघा जी। रुचिका is coming. शिफाली, मुझको बहुत अच्छा लगा इनका एक्सपीरियंस सुन के। काफी नॉलेजफुल था, जो कि मतलब एक हिम्मत देता है कि हाँ, ये पॉसिबल होता है नेचुरल बर्थिंग। बहुत सारी चीजें इन्होंने क्लियर की, तो ओवरऑल मुझे बहुत अच्छा लगा इनका एक्सपीरियंस। थैंक काफी यू, नॉलेजफुल था। थैंक यू। ठीक है, ओके। तो अब हम रुकते हैं यहाँ पर और फिर मिलेंगे कल हमारे आगे के सत्र में। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, Thank you and थैंक bye-bye. यू, बाय। You. बाय। Bye.